सर मूविंग ऑन, जब हम बात करते हैं ओम्बड्समैन की, तो आप ये बताएं कि इसमें हरासमेंट के कितने केसेस आपने डील किए और फेस करते हैं आप? देखिए, ओम्बड्समैन का जो हरासमेंट है ना वो अलहदा है। जैसे मैंने आपको कहा था ना कि एक फेडरल ओम्बड्समैन हमारी कशमाला तारिक हुआ करते थे ज़माने में, तो उसके बाद फिर आजकल फौजिया वकार कर रही हैं, वो है फेडरल लेवल के ऊपर। यानी अगर आप किसी फेडरल महकमे में काम कर रहे हैं वर्क प्लेस पे और वहाँ किसी ने आपको तंग किया है या आपको हरास किया है फिजिकली या किसी और तरीके से, तो यू कैन लॉज ए कंप्लेंट स्ट्रेट लाइक द वे जो मैंने आपको तरीका अपना बताया था उसी तरह वहाँ हो सकती है। तो ये बताइए हरासमेंट की क्या सर्टेन कंडीशंस है, किस किस्म के केसेस आते हैं, किस किस्म के हरासमेंट लेवल्स होते हैं? देखिए, हरासमेंट में ये होता है कि किसी तरह, अभी मैं देख रहा था कि इंडिया का कोई बंदा था जो बड़ा वजीर था, कौन सा था, या MNA था, उसने वो किसी गरीब लड़की को बार बार अपने पास बुलाता था जहाँ काम कर रही होती है फैक्ट्री में, अपने पास स्टोर पे बुलाता था उसके साथ। इंडिया में तो ये बातें खुल के की जाती है ना, हमारे तो टेलीविजन पे बात भी नहीं करते। तो उसने कहा जी मुझे इस तरह पकड़ता था, सीड्यूस करता था, ये करता था, सारी टीवी मैंने देखी आगे। अगर कोई आदमी किसी को, लड़की को बुलाता है और उससे बदतमीजी करता है या वो लड़की के साथ ज्यादती इस लिहाज से करता है कि उसको उसकी शी इज हर्ट, ये भी एक हरासमेंट होती है, ठीक है ना। दूसरा ये होता है कि आप किसी को बुला के और उसको आउट ऑफ द वे फेवर देना चाह रहे हैं, जो फेवर कबूल करती है तो उसके बाद आप उसको बुलाते हैं, टच करते हैं, ये हरासमेंट है। yes. ये इस पे बाकायदा, और फिर अगर फ़र्ज़ करें आप कोई ऐसी गुफ्तगू कर रहे हैं उसके साथ, वो रिकॉर्ड हो जाती है। तो जब आप जाएंगे ओम्बड्समैन के पास, आपके पास प्रूफ क्या है? आप ये कहेंगे जी ये तो मुझे छेड़ता था, तंग करता था, वेयर इज द प्रूफ तो देना पड़ेगा ना आपको। ये तो इस तरह तो ये भी हो सकता है कि वो औरत मर्द को हरास कर रही हो, तो फिर वो कहते हैं कि जनाब कैमरा भी लगा होता है, उस कैमरे में देखते हैं कि ये देखो ये जा रही थी, मेरे पीछे पीछे ऐसे देख रहा था मुझे। वो चीज़ें जब देखेंगे आके, या उसके जो जुमले होंगे, या उसके अंदर टेलीफोन के अंदर जो उसके मैसेजेस होंगे, गज़लें होंगी, कोई इसके आई लव यू लाइक दिस, ये वो दीज आर द एविडेंसेस, उसके ऊपर फिर वो बंदा टंग जाता है। हमारे कई एक लोग मैंने देखे हैं, एक बाकायदा इवन पैमरा में भी एक के बारे में एक वाक़या हुआ था, तो लड़की ने कंप्लेंट की एंड दैट जेंटलमैन वाज रिमूव्ड फ्रॉम द सर्विस। उसने अपील की प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट ने भी उसको अपील को रिजेक्ट कर दिया। यानी जो अपीलें होती है ना इसके खिलाफ। और किस किस्म की हरासमेंट हो सकती है? मतलब हरासमेंट जैसे मैंने आपको बताया कि किसी को आप कहते हैं कि मुझसे मिलने आओ बाहर, ठीक है, मेरे से मुलाकात करो, कर रहा हो आपको, या हर किस्म हाँ कोई हक कर रहा हो आपको, कैटेगरी में फॉल करती है। यस, टचिंग योर बॉडी, या आपको अगेंस्ट योर विल, या अगर आपको कहता है जी मुझसे अलहदगी में मिलो या वहां जाओ, या आपको कहते हैं ऐसे जुमले कहता है जो कि रिकॉर्डेड हैं, जो कि आपके फोन में पड़े हुए हैं, जो आपको अनरीजनेबल लगते हैं। एब्सोल्युटली, दैट आल्सो बिकम्स पार्ट ऑफ हरासमेंट। इसको वो जिनसी हरासगी कहते हैं ना, तो ये उसमें शामिल हो जाते हैं। और मेंटल हरासमेंट भी आ जाती है। मेंटल तो फिर वो तो मेंटल तो हरासमेंट जो होती है वो तो घर में भी होती है ना, वैसे बेगमात करती है जब मर्दों की खबर, और वो हम कंप्लेन नहीं कर सकते। वो कंप्लेन, ये वो एक जैसे कहते हैं ना, इस पे छूट है। आई लव टू हैव दैट, वो तो अच्छा है ना जी, बेटर हाफ है आपकी। जी जी बिल्कुल। विजय के बताएं, जब हम बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया के केसेस तो वो खुल के बात करते हैं और खुल के वो जो है ना सामने टेबल पे रखते हैं। जब पाकिस्तान की बात की जाती है, पाकिस्तान के हरासमेंट केसेस को देखा जाए, तो आपके पास वर्किंग प्लेसेस से रेलिवेंट और उससे एसोसिएटेड कौन कौन से केसेस आते हैं कि लड़की ने लड़के पर हरासमेंट की और लड़कों ने भी लड़की पर हरासमेंट की? देखिए, बात ये है कि मैं इत्तेफाक से जो पंजाब की जो हरासमेंट की थी, वो उसमें पॉलिसी मैंने उसमें देखा, एक बाकायदा केस ऐसा देखा जहाँ के खातून ने एक मर्द के पीछे लग गई आके, उसको बार बार हरास कर रही थी कि मुझसे शादी करो, लव यू, ये वो सब चीज़ें कहीं आके, और उसके बाद वो उसके खिलाफ एक्शन भी हुआ। फिर उसने अपील भी की, वो प्रेसिडेंट के पास जाती है अपील, या अगर पंजाब की है तो गवर्नर के पास जाती है, अगर फेडरल गवर्नमेंट की है तो सदर के पास जाती है, तो वो रिजेक्ट हुई। तो ये हमारे यहाँ ये दोनों तरह से होता है कि अगर फ़र्ज़ करें मर्द को कोई लड़की पसंद आ जाती है तो कहता है ये मेरी जागीर है, मेरी प्रॉपर्टी है, वो ये नहीं देखता क्योंकि आई एम रिच मैन, आई एम रिच मैन, आई एम इन्फ्लुएंशियल मैन, आई हैव राइट। आपने देखते हैं केसेस कैसे होते हैं आजकल, जो नौकरियों में लड़कियों को रखते हैं, दफ्तर में बुला के रखते हैं, वर्गला कर ले जाते हैं, जिनसी हरासगी का शिकार करते हैं उनको आके, और वो फिर आपने देखे कि उसमें ओवरऑल जैसे होते हैं, इवन लड़की मर भी जाती है बेचारी। 14-14 साल की लड़कियां काम कर रही होती हैं घरों के अंदर आके, गरीब होती हैं। और ये भी एक मसला है, फैमिली प्लानिंग पे आ जाते हैं जहाँ आके, जहाँ एक बाप है जिसकी 10 बच्चे हैं, 8 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं। मैं एक दफ्तर में काम कर रहा था, मौलवी साहब एक आए, मौलाना साहब आए, मैंने कहा मौलवी साहब कितने बच्चे हैं? ये 10 बच्चे हैं, 8 बेटियां, 2 बेटे हैं। मौलवी साहब की तनख्वाह कितनी है, क्या करते हैं आप? जी दिहाड़ी करता हूँ जी, महीने में 20-25 हज़ार बन जाते हैं। मैंने कहा 20-25 हज़ार आप किस तरह कर लेते हैं गुजारा? ऊँगली खड़ी की अल्लाह की तरफ।
भाई अल्लाह ने ये तो नहीं कहा ना कि आप कट योर कोट अकॉर्डिंग टू क्लॉथ, आप अपने वसाइल के मुताबिक चले ना। अमीर लोग जिनके पास बहुत पैसा है यार, उनके बच्चे 2-3 होते हैं सिर्फ, और जो गरीब जिसके पास पैसा नहीं होता उसके, इसलिए कि अनमेट नीड्स है, उनको चीज़ें नहीं दी जाती हमारे महकमे में। जो मैंने कहा ना आपको पहले कि क्या है जीडीपी का कितना % हमारा हेल्थ पे खर्च हो रहा है, ये एजुकेशन हार्डली 0.9, 0.1, फिर 1% हुआ, अब थोड़ा सा बढ़ाया 2%, ये 4% होगा। यानी कि जो चीज़ें एक रिक्वायर्ड हैं फॉर कॉन्ट्रासेप्शन, कॉन्ट्रासेप्टिव जो हैं वो उन औरतों को दो। बांग्लादेश हमारे बतन से निकला, वो हमारे से आगे हो गया इसमें, उसने कंट्रोल कर लिया इसके ऊपर आके। तो आप उनको दें चीज़ें ताकि वो फ्री दें, तो वो उनको बहुत तरीके ना, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी हैं और दूसरे तरीके से करते हैं चीज़ें। तो इससे आबादी को कंट्रोल किया जाए ताकि ये एक सोशल इशू बन जाता है। ख्याल से फ्री होनी चाहिए। मैंने कहा आपकी बेगम जी वो बीमार रहती है, 10 बच्चे बीमारी रहेगी बेचारी, उस खाने को गरीब के पास क्या फ्रूट्स होते हैं, क्या सेब होते हैं, क्या विटामिन कहाँ होते हैं उनको तो जब प्रेगनेंसी होती है तो उनको कोई ले जाने वाला वहां नहीं होता, हॉस्पिटल में किसकी अल्ट्रासाउंड कराएं। और जबकि अमीर का जब होता है तो वहाँ शादियाने बजते हैं, लड्डू मिठाइयाँ होती हैं, पीछे तस्वीरें लग जाती हैं अच्छे अच्छे बच्चों की खूबसूरत, और फिर वो उनका हर महीने अल्ट्रासाउंड हो रहा होता है। तो इस तरह ज़िंदगी में मरने की शरह इसीलिए हमारे यहाँ गरीब लोगों के भी है ना कि बेचारे मर जाते हैं आके। तो ये चीज़ें हमारे यहाँ ये एक बड़ा एक इशू है। आप देखें इसको, ये ना समझें कि ये एक ओवर पॉपुलेशन है। जब 10 बच्चों में से वो बाप मर जाता है क्योंकि वो बीमार है, माँ अनपढ़ है, एकदम से ऐसे आसमान फट गया, बेसहारा होगी, क्या करें भैया अब। तो उन्हें कहते जी ये बच्ची को वहाँ फलाने जिम्मेदार घर भेज दो, बर्तन मांज दिया करेगी, ये वहाँ भेज दो। अब वो बच्चियाँ छोटी छोटी उम्र की हैं, दिस इज़ द प्रॉब्लम। तो इसको मैं समझता हूँ कि इसके बहुत क्रॉस कटिंग इश्यूज हैं ओवर पॉपुलेशन के। खुदारा इस मुल्क के अंदर अगर मैं सबसे पहला, अगर मैं आदमी हूँ आज, सबसे पहला मैं कहता हूँ एड्रेस करूंगा ओवर पॉपुलेशन को। यस यू राइट, और इसको ओवरकम करने की बहुत जरूरत है। बिल्कुल, फॉर पॉलिटिकल अंडर नरिश बच्चे आ रहे हैं, अंडर नरिश बच्चे आते हैं, जो कि अंडर नरिश से मुराद होता है फिर वो बच्चे ऐसे होते हैं जहनी तौर पे सही नहीं होते। कहते नहीं बच्चे ने माँ को मार दिया, बाप को मार दिया, जाहिर है ये क्या नॉर्मल आदमी कर सकता है कोई? सर आपने एज ए डीजी सर्व किया है पेमरा में, तो वहाँ पे ऑब्वियसली मीडिया की रेगुलेशंस, अथॉरिटीज, पॉलिसी, स्ट्रेटजीज पे काम होता है, कंटेंट पे, सैटेलाइट पर। अब तो डिजिटलाइज्ड एरा हो गया है। तो जब सोशल मीडिया की बात करते हैं तो सोशल मीडिया इटसेल्फ एक प्रॉपर मीडिया बन गया, एक प्रॉपर मीडियम बन गया है। तो क्या उसके लिए भी कोई पॉलिसीज, कुछ रेगुलेशंस इस तरह से आ रही हैं सामने? देखिए बात ये है कि व्हेन आई वाज डीजी एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस, बट आई हैड अ चांस एंड अपॉर्चुनिटी ऑल द टाइम टू अटेंड द मीटिंग्स वेयर ऑल द डीजी ऑपरेशंस काम कर रहे होते हैं, सब लोग काम कर रहे होते हैं। आई वाज पार्ट ऑफ दैट। इवन जो हमारी ये लाइसेंसिंग होती है, हम ये FM रेडियो के लाइसेंस देते हैं या TV के लाइसेंस देते हैं, तो उसकी बाकायदा वो हम करते हैं बैलेटिंग। वो तो क्या होती है जो जब हम वो खोलते हैं उनकी सारी टेंडर्स जो उनके खुलते हैं, जो देते हैं, ऑफर देते हैं आगे। तो मैं मौजूद उसमें एज ए डीजी एडमिन हुआ करता था आगे, जब कोटेशंस खुलती हैं। जी हाँ, बात ये है कि जब ये पेमरा बना ना, तो उस वक्त एकदम से जैसे कहते हैं ना कि आपने ये चीज़ों को टर्म्स एंड कंडीशन नहीं तय की किस तरीके से इसको किया जाए। वो जनरल मुशर्रफ साहब ने बना दिया इसको, लेकिन इसके अंदर जो चीज़ें तय होने वाली थी ना, जैसे कि आपका मीडिया को किस हद तक कंट्रोल करना है, आपने कैसे कंट्रोल करना है। मुझे याद है उसमें कि एक ये भी बड़ा मसला था कि पेमरा है जैसे एक इलेक्ट्रॉनिक बॉडी है ना, ये अपनी ओगरा है, जिस तरह आपके PTA है, ठीक है ना, और ये नेपरा है, इस तरह पेमरा था। ये एक वो बॉडी थी जो कि वो कैबिनेट के अंडर आती थी, लेकिन इसको इन्फॉर्मेशन के अंडर ले आए। इन्फॉर्मेशन के अंडर आने से फिर इन्फॉर्मेशन का इन्फ्लुएंस हो गया। मैं समझता हूँ कि इसको अंडर इन्फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए था। यानी कि अभी पेमरा की पूरी ऑर्गेनाइजेशन तो डेवलप हो गई, लेकिन उसमें बहुत सी चीजें मिसिंग है जो इसको रेगुलेटर कंट्रोल करना चाहिए। अब मुझे इस तरह था कि मैंने कई दफा देखा कि मैं जब TV के एक्टर हुआ करता था किस जमाने में, तो एक स्क्रिप्ट एडिटर होता था। जो प्रोग्राम चलता था ना ऑन एयर जाने के लिए, एक मोहतरम शहनशाह नवाब मरहूम थे, अल्लाह उन्हें गरी के रहमत करे, वो होते थे। मैं उनके बैठा होता था, क्योंकि मैं एक्टिंग करता था, मैं उनके बस चाय पीता था बैठ के। तो वो भाई वो लगा दो प्रोग्राम, लगा दिया प्रोग्राम, हाँ अरे ये काटो ये लफ्ज़ गलत है, ये सीन काटो, ठीक करो उसको, वो करवाते थे। तो अब तो जब आया तो आप देखा लाइव चलने शुरू हो गए। अब लाइव में कई बातें हुई, आपने लड़ाई झगड़े देखे, ऐसे ऐसे ऑब्सीन चीज़ें देखी, फिल्दी लैंग्वेज, एक दूसरे को गालियां देने वाले वाक़े। तो वो डिले का आ गया, अब डिले कर दिया उन्होंने, चलो जी अब ये डिले से काबू हो जाता है, कोई बात आप गलत करने लगे हैं तो आप उसे कंट्रोल कर लेते हैं आगे। जिस तरह का कंटेंट आ रहा है
ड्रामास में, इवन की जो फिल्म्स बनती है, फिल्म्स तो बहुत दूर की बात है, वो तो मैं कहूँगी कि वो अभी सेकंड स्टेप है। ड्रामास ज़्यादा देखे जाते हैं और उसमें जो कंटेंट है वो कितना लेम है। या ठीक है, हम कुछ भी नहीं कह सकते, सबका अपना टैलेंट है, सब मेहनत करें, कीपिंग ऑल दोज एस्पेक्ट्स असाइड। आपको लगता है कि वो कंटेंट आवाम को दिखाना चाहिए, उस कंटेंट में वाकई कोई जान और ग्रिप होती है, सोसाइटी के इश्यूज के साथ वो वाकई एसोसिएट करता है जेन्युइन लेवल पे? देखिए, मैं आपको बताऊं कि ठीक है, सोसाइटी में बहुत गंभीर और बहुत जिसे कहते हैं कि ऐसे शदीद किस्म के इश्यूज होते हैं जो कि नॉर्मली हम बर्दाश्त भी नहीं कर सकते और वो छुप जाते हैं, एक्लिप्स हो जाते हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि इन चीज़ों को एहतियात से आपको करना चाहिए, ऐसे प्लेस को दिखाना चाहिए। हमारे यहाँ एक जो था ना, एक ज़माना था कि बच्चों को कहते जी बच्चे सो जाते थे टाइम पर आकर। आज बच्चा, लड़का, टीनेजर वो देख रहा होता है सारा कुछ, उसको एजुकेशन हो रही होती है कि मैंने किस तरीके से इसको फॉलो करना है। वो अच्छी चीज़ को फॉलो कम करता है। टिपिकल स्टोरीज जो होती है वो आपके माइंड में ड्रिल होती हैं। हिंदुस्तान की फिल्म देखिए, उनके ड्रामों में देखें कि दिखाते हैं कि ये हीरोइज्म है कि ये है अच्छी काम के लिए, अच्छे ये कर, लेकिन हमारे यहाँ बुरे काम की तरफ लोग चले जाते हैं। ये एक प्रॉब्लम है। और कंटेंट्स जो थे ना, जो इशफाक साहब, बानो कुर्सिया या मुस्तफा तारड़ साहब हुआ करते थे, ये कंटेंट्स पे बिलीव करते थे। यानी इशफाक साहब कहते थे कि जी एक लड़का लड़की पढ़े लिखे नहीं है दोनों, ये शादी नहीं होनी चाहिए। एजुकेशन कंपैटिबिलिटी होती है। मुझे खुद याद है, सुराग ज़िंदगी मैंने प्ले किया था और वो बानो कुर्सिया का लिखा हुआ था। आपका अपना एक्सपीरियंस कैसा था एज एन एक्टर? एज एन एक्टर जो मैंने बताया कि मैंने 3-4 प्ले बड़े इंटरेस्टिंग किए। एक जहाज अगवा किया था मैंने, आई वाज चीफ हाईजैकर, दैट वाज डिफरेंट, जैसे फिल्म स्टोरी होती है। फिर मैंने एक पनामा का सदर था, रानूआगा नोरेगा, जनरल नोरेगा, उसका रोल मैंने प्ले किया था स्टोरी। फिर एक मैंने जुनून किया था जिसके अंदर के आपके एक शकील मरहूम जो अदाकार थे वो अमेरिका के सदर बने थे, मैं बना था। अब जब आप एक्टर्स को देखते हैं तो उनमें से आपको कौन से एक्टर्स बेहतरीन लगते हैं जो वाकई एक्टिंग कर रहे हैं? देखिए, अब तो बहुत लोग एक्टिंग कर रहे हैं और बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं। मुझे बात को हैरानी होती है कि टीवी जो में थे ना लोग, तो वहाँ चंद एक एक्टर की मोनोपोली होती थी। अब हर रोज एक नया एक्टर आ रहा होता है। ये एक अच्छी चीज है, सबको स्पेस दी जा रही है। मैं कहता हूँ एक्टिंग बहुत अच्छी हो रही है, नया टैलेंट भी आ रहा है, लेकिन कंटेंट्स पे होना चाहिए कि आप वो कंटेंट करें जिससे मुआशरा सुधरे, और पैमरा को आप क्या अपील देंगे फिलहाल कि इसके कंटेंट पे वाकई पैमरा को थोड़ा सा मेरा ख्याल है रिवाइज करना चाहिए, उनको इस पर सख्ती करनी चाहिए। और इस पे हम मीटिंग किया करते थे, मुझे याद है उस दौर में जब चैनल्स के लोग आते थे, हम बैठ के आपके टेन्योर में कितनी चेंजेस आई थी पैमरा को लेकर? हमारे दौर में तो जो था ना, वो यानी 2002 में शुरू हुआ था, मैं 2008 में गया था वहाँ, 11 तक मैं वहाँ रहा हूँ। तो उस दौर में जो था ना, पैमरा पे बाकायदा बार बार यही चीजें हो रही थी, मीडिया की आजादी की बात हो रही थी। तो कुछ हद तक वहाँ पे तब रेगुलेशंस हो गई थी? नहीं, मैं मुतमईन नहीं था कि जो भी है, लेकिन कोशिश की गई थी। लेकिन हमारे यहाँ कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि कंट्रोल नहीं होती। बिल्कुल सही। और मुझे ये बताइए, बिफोर वी रैप अप द सेशन, द लास्ट क्वेश्चन व्हिच इज ऑन एवरीवन्स माउथ, सोशल मीडिया के जो कंटेंट है वो बोल्ड भी है, वो हर किस्म का है, उसका कोई जैसे कहते हैं ना ग्रिप नहीं है, उसकी कोई बाउंड्रीज नहीं है, उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, बात यह है कि सोशल मीडिया पे बहुत कहा जाता है कि सोशल मीडिया में बहुत कुछ बातें होती हैं, गालम गलोच होती है, जुमले नाज़िबा जुमले कहे जाते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन आप याद रखें कि यूके में उन्होंने एक हाइड पार्क बनाया हुआ है। वो हाइड पार्क में जाएं आप, जो मर्जी दुनिया जहान की गली लघवियात बोल रही हैं, भौंके, लड़े, वो कुछ करें, आपको आज़ादी है। आप वेंट करते हैं, यू वेंट योर फीलिंग्स। यस यस। तो लाइकवाइज पाकिस्तान में जो होता है ना, everyone's using it as a same medium for the same purpose. अब हमारे यहाँ कहते हैं कंट्रोल किया जाए, कंट्रोल किया, नो कंट्रोल नहीं होना चाहिए। अच्छा, सोशल मीडिया शुड मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए। जो आदमी अच्छी बात करेगा वो लोग उसके कैच करेंगे। ये अब ना कहें कि जी अगर कोई आदमी गाली दे रहा है तो वही कंटिन्यू रहेगा या उसकी इजारादारी हो जाएगी, ये बंदा ऐसी बातें कर रहा है। नहीं, चीजें अच्छी आती हैं, अच्छे लोग होते हैं, अच्छे कलमात कहते हैं। तो ये एक डिबेट है, आप ये समझें कि डिबेटिकल जो चल रहा होता है क्रॉस कनेक्शन, हाँ, ये चलता है, इसको होना चाहिए, इसमें पाबंदी मैं समझता हूँ कि गैर वाजिब है। That's great. Thank you so much, Mr. Abdul Basit Khan. Player here. Thank you, sir, for your precious time here, and thank you guys for watching us today. It was a great conversation with him regarding all the policies. He had been serving as a bureaucrat for the last 44 years, and also we talked about PEMRA, media regulations, satellite issues, the content that is coming ahead and we see all around. And also we talked about social media. You guys can have more and more questions regarding this, and please let us know for more further queries regarding this in the comment section below down. And yes, we are definitely catching up in the next episode. Till then, stay tuned. Bye bye.